हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी टॉपिक से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको रोज ये क्वेश्चंस की एक सीरीज प्रोवाइड करते हैं और ये जितनी भी क्वेश्चंस हैं ये सभी इन्हीं एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन न तो मेरे द्वारा बनाया गया है और न ही किसी किताब से लिया गया है। ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह है। पहला ऑप्शन 21 मार्च, दूसरा ऑप्शन 23 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 5 जून और चौथा है 25 मई। सही आंसर हो जाएगा 5 जून। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रीन वॉश इंगित करता है। ये जो शब्द ग्रीन वॉश है यह किस चीज को प्रदर्शित करता है? पहला ऑप्शन है झूम कृषि की प्रोन्नति, दूसरा ऑप्शन है नदी जल का शुद्धिकरण, तीसरा ऑप्शन है हरियाली हटाना और चौथा ऑप्शन है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। देखिए, ये जो ग्रीन वॉश शब्द है यह तब प्रयोग किया जाता है जब कोई एनजीओ या कोई कंपनी या कोई भी संगठन पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करती है, तो ऐसे में यह शब्द प्रयोग किया जाता है ग्रीन वॉश का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किसने प्रारंभ किया था? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी के भी एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। तो पहले तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए क्योंकि हम रोज आप लोगों को ये कुछ क्वेश्चन, मुख्यतः 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज हम लोग लेके आते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक है। ये जो प्राकृतिक कृषि है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जुड़ा गया है, इसके खोजकर्ता कौन है, अन्वेषक कौन है? तो इसको याद रखिएगा, एक जापानी किसान थे, उनका नाम था मसानोबु फुकुओका, जो कि पहला ऑप्शन भी है। ठीक है, मसानोबु फुकुओका ने प्राकृतिक कृषि का खोज किया था, या यूं कह लीजिए उसको डेवलप किया था। खोज तो कहना सही नहीं है, प्राकृतिक कृषि को डेवलप किया था और इसीलिए इनको याद किया जाता है। ठीक है, बाकी ये आप लोग जानते हैं, ये भी नहीं है नॉर्मन बोरलॉग, इनको पूरे वर्ल्ड में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और इंडिया में एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? ये एक बुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि इसके लेखक कौन है। पहला ऑप्शन, वैसे मैं आपको सीधे बता देता हूँ, WM एडम्स। एडम्स नाम याद रखिएगा, इन्होंने ग्रीन डेवलपमेंट यह बुक लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है। पहला, संतुलित विकास के लिए, बिल्कुल सही। दूसरा, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए, बिल्कुल सही बात है। जैव विविधता के संरक्षण के लिए, यह भी बिल्कुल सही बात है। और लास्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी के लिए। तो इसका सही पार्ट हो जाएगा लास्ट पार्ट। ये जो तीनों हैं यह तीनों के लिए हानिकारक है, अत्यधिक नगरीकरण और औद्योगिकरण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने विश्व के पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक कौन है? ठीक है, इसके लेखक आप लोगों को बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट ये किताब है। 1962 के आसपास में ये साइलेंट स्प्रिंग प्रकाशित हुआ था, जिससे इसी किताब पे आधारित बहुत सारे पर्यावरण के आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि बहुत ही अत्यधिक औद्योगिकरण, नगरीकरण से पर्यावरण को बहुत ही नुकसान हो रहा था। तो ऐसे में ये जो किताब है, इस किताब ने बहुत हेल्प किया था और इसके लेखक हैं रेचल कार्लसन। ठीक है, कार्सन, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार ने आरंभ किया है। पहला ऑप्शन एग मार्क, दूसरा इको मार्क, तीसरा ISI मार्क और चौथा लास्ट है वाटर मार्क। देखिए, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, ऐसे पदार्थों को या ऐसे प्रोडक्ट को चिन्हित करने के लिए एक इको मार्क दिया जाता है। ठीक है, जिस भी प्रोडक्ट पे ये इको मार्क का चिन्ह लगा होगा, इसका मतलब वो प्रोडक्ट हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है, भारत का जो इको मार्क है वो एक मिट्टी का घड़ा है। मिट्टी का घड़ा अगर किसी भी प्रोडक्ट पे बना है तो आप समझ जाइएगा कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए सरकार ने इको मार्क शुरू किया था। ये एग मार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक, पहला ऑप्शन है सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, यह गलत है। पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, यह सही है। निर्यातित सामग्री से, यह भी गलत। आयातित, यह भी गलत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री होता है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, उनके लिए ये इको मार्क प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यह भी उसी से संबंधित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो। दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन समृद्ध हो। तीसरा ऑप्शन पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण। तो यही हमने बताया, इन्वायरमेंट के प्रति इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट होते हैं उनके लिए यह दिया जाता है। आर्थिक दृष्टि से व्यवहार, यह भी सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश दिए गए हैं, अब इसको पढ़िए। देखिए, प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का सही सूचकांक है, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, किसी भी जगह की आप प्राकृतिक वनस्पति को देखकर आप बता सकते हैं कि वहाँ की जलवायु किस प्रकार की होगी। यानी एक तरह से जलवायु की सूचक जो है वो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे रेगिस्तानी एरिया में चले जाइए तो वहाँ पे कटीले आपको वनस्पति मिलेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ पे बारिश बहुत होती है, खासकर भूमध्य रेखीय प्रदेशों में, तो वहाँ पे उसके आसपास इर्द गिर्द आपको सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक है, आप अपने भारत में देख लीजिए मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और अगर आप बढ़ेंगे उधर तो टैगा प्रदेशों में कोड़ी वन पाए जाते हैं। फिर मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे भूमध्य सागरीय जलवायु जहाँ पे है वहाँ पे ऐसे वनस्पति पाए जाते हैं जो रसीले जो फल होते हैं, जैसे नींबू के प्रजाति के वनस्पति हो गए इस प्रकार। तो ये एक तरह से जो जलवायु है उसके सूचक होते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसका कारण क्या है, जल प्रिय पौधे आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जो पौधे जिनको जल की अधिक आवश्यकता होती है वो आर्द्र जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये दोनों एक तरह से सही है और कारण भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ए और बी दोनों सही है और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका ए पार्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि यह आपकी जो एग्ज़ाम की, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वनडे एग्जाम हो गया, कोई भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या एसएससी रेलवे, तो आप लोग हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। डेली आपको रोज़ 1 से 2 वीडियो की सीरीज मिलती है जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो इस सेगमेंट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।